Hello everyone. So in the last video I have started discussing the CSAT 2024 पेपर. तो दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ द वीडियो. अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो तो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी बिकॉज आई वांट सम ऑफ योर फीडबैक्स. एट नाउ आई हैव ऑब्जर्व दैट most of you have not given the feedback, and I think many of them have not watched also, and those who have watched not given feedback, but some of you have given. सो आई एम कंटिन्यूइंग द सीरीज फॉर नाउ, बट प्लीज़ आप लोग फीडबैक देते रहो. प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट if any improvements are also needed, then you should also comment that. And if you are able to understand or not, please comment that. That's why I'm not taking much questions. इस क्वेश्चन में पहले वीडियो में मेरा टारगेट था 1 से 15 तक कवर करना, बट इस वीडियो में करेंगे क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी थी. इन दैट आई डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ओनली. अब इसमें आई हैव डिसाइडेड आई विल डिस्कस कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो. पूरा कंप्लीट सी सेट पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम लोग कॉम्प्रीहेंशन पूछा है तो कॉम्प्रीहेंशन ही पढ़ते हैं. पूरा ही डिस्कस करेंगे पेपर को, ठीक. अब देखना आपको पैसेज भी कैसे करने होते हैं एग्जाम में. जिनकी इंग्लिश अच्छी है दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट वैसे आप पैसेज को डिकोड करना. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. According to Food and Agricultural Organization, one third of food produced for human consumption is lost or wasted globally. अकॉर्डिंग टू FAO ये कह रहा है 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है वो लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली. फूड लॉस्ट हो जाता है 1/3. फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन. इनिशियल एग्रीकल्चरल फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, और जब वो हाउस होल्ड में पहुंच रहा है तो हर स्टेप पर वेस्ट हो रहा है. इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन. हर जगह वेस्ट हो रहा है. द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन बाय अबाउट 45%, मेनली ड्यू टू deforestation, unsustainable agriculture practice, and excessive groundwater extraction. The increasing wastage also results in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation. मतलब क्या होता है, cutting off of trees, unsustainable agricultural practices, the practice which are not suitable for agriculture, and excessive ground extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion ton of CO2 production every year. मतलब जो फूड वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से CO2 भी एमिट होता है, ये कहना चाह रहे हैं. डिके ऑल्सो लेट्स टू हार्मफुल एमिशन ऑफ अदर गैसेस, और अदर गैसेस का भी एमिशन होता है. एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स. एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी. लॉस और वेस्टेज कम करो जिसकी वजह से फूड सफिशिएंसी और फूड सस्टेनेबिलिटी बन जाए. अब हमने एक बार ये पैसेज पढ़ लिया, पहले ओवरव्यू ले लिया पैसेज का, ठीक. हमें ये पता चल गया, इससे ये तो क्लियर हो गया कि पैसेज कुछ फूड लॉस्ट और फूड वेस्टेज के बारे में बातें कर रहा है. और देखो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, हमें पॉजिटिव सोल्यूशंस ज़्यादा देखने होते हैं. तो फूड लॉस्ट और वेस्टेज के बारे में बातें कर रहा है. तो अब देखते हैं, बेसिकली हमें थीम आइडिया पता चल गया. अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, इस साल के पैसेजेस वर टफ, इसीलिए आई एम डिस्कसिंग ऑल्सो. बट देखना, इस साल के पैसेजेस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन वॉज बिट टफ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज. मोस्ट लॉजिकल और मोस्ट रैशनल इन्फ्रेंस आपको बताना है जो आप इस पैसेज के थ्रू निकाल सकते हो. अब चार पूछे हैं, चार स्टेटमेंट दिए इन्होंने. current method of food distribution are solely responsible for loss and wastage of food. अब देखो ये क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, कि करेक्ट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, द करेक्ट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर solely responsible for the loss and wastage of food. अच्छा, ये कह रहा है कि देखो इस चीज को समझना, ये स्टेटमेंट गलत क्यों होगा.
ये कह रहा है करंट मेथड ऑफ, अब यहीं पर आई विल शो यू कि पैसेज से लिंक कैसे करते हैं, आंसर आपको सब बता देंगे बट पैसेज से ये लाइन लिंक कैसे होगी देखना। ये लाइन पढ़ो आप, यहाँ पे एक लाइन आपको यहां से विच आई एम मार्किंग, पैसेज का हमें सॉल्व नहीं, हमें समझना है। ये लाइन पढ़ना जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। ये कह रहा है फूड जो लॉस्ट होता है वो हर जगह से होता है, जहां से वो प्रोड्यूस हुआ, फिर वो मार्केट में गया, फिर जैसे मान लो फूड प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया तो वहाँ कुछ लॉस होता है, वेस्ट होता है फूड का प्रोड्यूसर से, फिर प्रोड्यूसर से मान लो मैन्युफैक्चरर से वो गया होलसेलर पे, तो होलसेलर पे कुछ लॉस होगा, फिर गया जाएगा वो रिटेलर पे, होलसेलर से गया रिटेलर, रिटेलर से गया कंज्यूमर, और कंज्यूमर से फिर फाइनल हाउस होल्ड जाता है। यही तो सप्लाई चेन होती है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से फिर रिटेलर, रिटेलर से गया कंज्यूमर, कंज्यूमर से गया कि फाइनल हाउस होल्ड। तो ये जो ये लाइन पढ़ना, फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड, बट ये इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। क्या ये सिर्फ ये कह रहा है सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है उसकी वजह से ही, सिर्फ सोनली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स जो हैं उसी की वजह से ये कह रहा है वेस्टेज होता है? यार ऐसा तो कहीं नहीं है ना, क्योंकि उसमें एक चीज कह रहा है फूड हर तरह से वेस्ट हो रहा है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की वजह से वेस्ट नहीं हो रहा है। ये कहीं नहीं कह रहा है कि सोनली डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की वजह से फूड लॉस्ट और वेस्ट हो रहा है। इट इज नॉट सेइंग दैट। द पैसेज कह रहा है फूड जो होता है वेस्ट होता है या लॉस्ट होता है वो थ्रू आउट द सप्लाई चेन होता है। वो कहीं पे ये नहीं बोल रहा है पैसेज, आप फोकस करो, कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की वजह से हो रहा है, सोनली डिस्ट्रीब्यूशन का वो जिक्र नहीं कर रहा है कहीं पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये सोनली डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, रॉन्ग होगा। ठीक, अब देखो दूसरा, लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। हाँ यार ये स्टेटमेंट सही है, क्यों, ये क्यों सही है इसको बता रहे, क्योंकि देखो हमने एक ये चीज पढ़ी थी, लैंड डिग्रेडेशन, द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन बाय 45%। और वही तो कह रहा है, अगर देखो ये लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड शॉर्टेज। हाँ तो लैंड डिग्रेडेशन होगा तो लैंड प्रोडक्टिविटी इस वजह से कम हो रही है, तो ये वाला ठीक है। तो अब देखो हम एलिमिनेशन में आंसर पे कहाँ पहुंच गए, हमें ये पता चल गया सेकंड वाला सही दिया है, तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जस्ट अ सेकेंड, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक, और हमें ये भी पता है फर्स्ट गलत है, अब फर्स्ट गलत करते ही आपका ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्योंकि फर्स्ट तो गलत है ना हमारे अकॉर्डिंग। बट चलो अगर आपको फर्स्ट में डाउटफुल भी था, फर्स्ट को अभी के लिए हम डाउटफुल मान लेते हैं, सेकंड तो आप श्योर हो गए, सेकंड सही है, तो हमारा एक ऑप्शन तो चला गया, सी नहीं हो सकता, सेकंड करेक्ट है क्योंकि। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड, रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर फूड और वेस्टेज, फूड का लॉस और फूड का वेस्टेज कम हो जाए तो कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा। यार हमने पैसेज में पढ़ा था ये कहीं कार्बन की बात कर रहा था, देखो हमें ये देखो, द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट्स इन अबाउट 3.5 बिलियन टन ऑफ CO2 प्रोडक्शन। फूड वेस्टेज की वजह से हमें ये पता है CO2 क्या कहते हैं, CO2 का प्रोडक्शन बढ़ता है, ये हम कह सकते हैं, ये जो लाइन लिखी हुई है। और इट ये भी लिखा था इट ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल एमिशन ऑफ अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर वैसे आपको ये पता है बट वैसे भी तो हम ये कह सकते हो ना, इस लाइन से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे, सिर्फ इतनी को पढ़ना,
इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे कि क्या है कि फूड वेस्टेज की वजह से CO2 निकल रही है, तो अगर फूड वेस्टेज कम कर दें तो CO2 कम निकलेगी, वही होता है लेसर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये बात तो पॉजिटिव कह रहा है ना। रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज, अगर रिडक्शन हो जाए लॉस और वेस्टेज में तो लेसर CO2 एमिट होगी, लेसर कार्बन फुटप्रिंट होगा, तो ये भी सही है। सेकंड और थर्ड हमें सही है, हमें ये पता है सेकंड और थर्ड सही है, तो हमारा ये भी चला गया क्योंकि इसमें थर्ड नहीं है। अब इन दो में चूज करना है, वैसे तो हम फर्स्ट में चूज कर चुके हैं, बट अगर आपको फर्स्ट डाउटफुल है तो फोर्थ चेक कर लो। ये कह रहा है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज इन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस आर नॉट अवेलेबल। ये कह रहा है यार फूड का वेस्टेज और लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। यार हमने ये चीज़ पहली तो पैसेज में आप देखो, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात वो कहीं कर ही नहीं रहा है। पूरे पैसेज में उसने ये नहीं बताया, उसने सिर्फ ये लिखा है एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म इज क्रिटिकल। फूड का लॉस और वेस्टेज कम करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इस अगर इसको हम कम करेंगे तो इसकी वजह से फूड सफिशिएंसी बढ़ेगी और फूड सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज की तो उसने बात ही नहीं करी, तो ये हमारा गलत हो गया। अब अगर आप सबसे पहले फोर्थ को ही गलत कर लो तो आपका ये चला गया, ये चला गया, आपको चूज इन्हीं दो में करना था। 2 और 3 आपने चेक कर लिया, वन वन हमको गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, आंसर कीज में भी आई चेक्ड, शायद 2 और 3 था मोस्टली, आप चेक कर लेना चाहे, बट यही होगा। अब देखो इस पर एक दूसरा क्वेश्चन भी है, आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज आपको एक्सप्लेन करना है। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव। हाँ यार, फूड ये जो बात कह रहा है फूड, ये देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले तो ये देखा करो अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वो उसको चेक करो सही हो सकता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन दे रहा है आपको। द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड, इसको वापस अगर इस पर ध्यान दें, एंड मेड इफेक्टिव, इसको सही करें, टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। हाँ यार, ये बात आप कहाँ से निकाल सकते हो? देखो क्योंकि ये कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये लाइन कह रहा है फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल। यार एग्रीकल्चर से हाउस होल्ड जा रहा है, हमने पहला वाला वो गलत क्यों किया था कि सोलली डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, उसमें ये जो वर्ड था सोलली डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से किया था। हमें ये पता है हाँ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि जब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हाउस होल्ड कंजम्पशन जाता है वहां पे फूड वेस्टेज होता है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में भी प्रॉब्लम है। बट ये नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सोली नहीं है, इसलिए हमने ये गलत किया था। बट यहाँ पे ये वाला सही होगा, हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म सही करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और हाउस होल्ड तक जाता है, देखो ये लाइन से हम बता सकते हैं थ्रू आउट द सप्लाई चेन फूड वेस्ट हो रहा है, इस वजह से अगर हम इसको रीइमेजिन या सही करें तो ये सही हो गया। अगला पढ़ो, ensuring the reduction of wastage and loss of food is social responsibility of citizens। यार इस पैसेज में सिटीजन की तो बात करी ही नहीं कि फूड का वेस्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है हम लोग की खुद, अगर आप एज अ सिटीजन देखो तो इट इज़ आर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि खाने का वेस्टेज ना हो या फूड लॉस ना हो। बट हमें हमें हमेशा ये नहीं देखना होता है कि ये क्या पॉसिबल है, क्या पॉजिटिव आउटकम है, ये नहीं। पैसेज क्या ये बात बोल रहा है, बट बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, पैसेज ये बात सिटीजन की कहीं नहीं कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ओनली। ठीक, क्योंकि पैसेज ने एक्सप्लिसिटली तो कहीं बोला नहीं है ये बात, इस वजह से। वैसे ये बात सही भी है, बट अब देखो यूपीएससी की आंसर की क्या लेती है, बट आई थिंक क्योंकि पैसेज एक्सप्लिसिटली बोल नहीं रहा है, आई थिंक इट विल बी रॉन्ग। वैसे ये जो लाइन लिखी है एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज इन ऑल फॉर्म इज क्रिटिकल, और जो इनिशियल हाउस होल्ड कंजम्पशन में भी हो रहा है फाइनल हाउस होल्ड, तो यहाँ पे हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट पैसेज नहीं बोल रहा है, इसलिए आई हैव टेकन इट रॉन्ग। ठीक है,
तो देखो हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कवर हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया बी पार्ट, और ये क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए इस पैसेज पे। अब देखो, अब एक और पैसेज पढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। पहले एक बार ओवरव्यू ले लो। एज इन्फ्लेशन राइजेज इवन गवर्नमेंट प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड। इवन गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन की पैसेज की बात इकोनॉमी से रिलेटेड पैसेज है, ये हम समझ गए। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड। ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है हाउस होल्ड को हेल्प करने के लिए। हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस्ड बाय सेंट्रल बैंक्स आर सपोज्ड टू हेल्प प्रोड्यूस मॉडेस्ट फिजिकल ऑस्टेरिटी because to maintain stable debts while paying more to borrow, government must cut spending or raise taxes। या तो गवर्नमेंट खर्चा कम करे या गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाए। गवर्नमेंट खर्चा कम करे या टैक्सेस बढ़ाए, ये एक ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। मतलब इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। दैट मीन्स कि अगर, मतलब इस लाइन का मतलब आप बेसिकली इतना तो इकोनॉमी पढ़े हो तो समझ रहे होगे कि अगर फिजिकल सपोर्ट गवर्नमेंट अपनी साइड से कुछ नहीं करेगी तो अकेले मॉनेटरी पॉलिसी विल नॉट बी एबल टू डू द थिंग्स इफेक्टिवली। ये कह रहा है बेसिकली कि विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। हायर इंटरेस्ट रेट बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिसइन्फ्लेशनरी। हाई इंटरेस्ट रेट करना और इन्फ्लेशन बढ़ा देता है, ना कि इन्फ्लेशन को कम करता है। क्योंकि हमारा बेसिकली अगर इकोनॉमी से रिलेट करो तो इन्फ्लेशन में क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा होती है। तो वी हैव टू, आरबीआई हैज़ टू सक द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई सक करने के लिए टेलर्स रूल आपने पढ़ा होगा, तो इन्फ्लेशन के समय रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं और इकोनॉमिक स्लोडाउन के समय इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। स्लो डाउन के समय हमारा काम होता है मनी सप्लाई बढ़ाना, और इन्फ्लेशन के टाइम हमारा होगा मनी सप्लाई को, मनी जो मार्केट में उसको खींचना। तो इन्फ्लेशन में रेट बढ़ाते हैं। बट ये कह रहे हैं हाई इंटरेस्ट रेट बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिसइन्फ्लेशनरी बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट टू बोरो मोर। क्योंकि उसकी वजह से गवर्नमेंट को बोरो ज़्यादा करना पड़ता है टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। द रिस्क ऑफ मॉनिटरी अनमूरिंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेज। अगर पब्लिक डेट मतलब खर्चा, उधारी जो ली है, लोन एक तरह से कह दो, पब्लिक डेट अगर बढ़ जाता है इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी पे और बिकॉज इंटरेस्ट रेट बिकम मोर इम्पोर्टेंट टू बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट जो होते हैं बेसिकली फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, देन एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वो सब की बात कर रहा है। ठीक, चलो हमने पैसेज पढ़ लिया बेसिकली। अब हम दोबारा पैसेज पे आएंगे, एक ओवरव्यू ले लिया अभी हमने। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये याद रखना। पॉजिटिव आउटकम देखेंगे बट पैसेज के बेसिस पे देखेंगे क्या पैसेज उस पॉजिटिव आउटकम को देख रहा है। अगर स्टेटमेंट कुछ पॉजिटिव है तो उसको हम ऐसे रॉन्ग नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। ये कह रहा है पैसेज, ये कहता है कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग, अकेले वो इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकते अगर वो बजटरी बैकिंग नहीं है। यार ये स्टेटमेंट सही है, क्यों? आप इस लाइन को पढ़ो, पैसेज यही तो कह, मतलब पैसेज क्या सजेस्ट आपको कर रहा है कि अगर, मतलब ये तो बोल रहा है ना अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगा तो आरबीआई अकेले कुछ नहीं कर सकता। देखो ये लाइन लिखी भी हुई है यहाँ पे, विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रांजैक्शन, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। एक जगह और मॉनेटरी पॉलिसी का आप दोबारा पढ़ो। हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस्ड बाय सेंट्रल बैंक इज सपोज्ड टू हेल्प रिड्यूस वर्टिकल बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल। ये लाइन से भी आप निकाल सकते हो, हायर इंटरेस्ट रेट आर सपोज टू हेल्प रिड्यूस वाइल पेइंग मोर टू गवर्नमेंट को भी, इसमें ये दोनों बातें कर रहा। हायर इंटरेस्ट रेट बिकम बिकॉज द सिंपली लेट टू गवर्नमेंट बोरो दिस रिस्क ऑफ मॉनेटरी बिकॉज इंटरेस्ट रेट।
एक तरह से अगर इस लाइन पे देख लो आप, विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली यूज ट्रैक्शन, तो यही बात तो कह रहा, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। सेंट्रल बैंक अकेले कुछ नहीं कर सकता अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना हो, तो ये सही है, अकेले वो इन्फ्लेशन को नहीं कम कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट है द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन फिजिकल पॉलिसी। हाँ यार, वही तो बात हमने करी थी, मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट डिपेंड ऑन फिजिकल पॉलिसी पे भी करता है, तो ये तो आसान है। ये अगर आप पैसेज को ओवरव्यू भी ले लिया तो इससे आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, अब इस पर चलते हैं। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, इस लाइन को पैसेज पे बेस सब होता है, फिजिकल पॉलिसीज आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। नहीं यार, ये तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ तो हमें पैसेज में पहले ही पता चल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों की बात हो रही है, क्योंकि ये कह रहा है ना पैसेज कि कैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और फिजिकल पॉलिसी इंटरेक्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट से, और फिर इन्फ्लेशन, तो दोनों की बात हो रही, तो ये तो हम देखते गलत कह सकते हैं। सोली तो नहीं कह रहा, सोली वाले वर्ड पर ज़्यादा फोकस किया करो जिस स्टेटमेंट में दिया, जैसे देखो पिछले स्टेटमेंट में भी सोली था, तो सोली नहीं कह रहा है पैसे। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, ये कह रहा है हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द, हाँ यार ठीक है, ये आपने देखा होगा पैसेज में बॉन्ड की बात तो कहीं हुई नहीं है, अगर हम फोकस करें तो बॉन्ड की बात तो कहीं हुई नहीं है ना पैसेज में, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, क्योंकि हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। हाँ हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड की कोई बात ही नहीं हुई है, आपको इकोनॉमी का यहाँ सेंस नहीं लगाना है कि प्राइसेस की वजह से बॉन्ड की डिमांड बढ़ी तो बॉन्ड की प्राइस, मतलब जो भी हुआ कि बॉन्ड की अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ा तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट बॉन्ड, इस सेंस में नहीं सोचना। पैसेज बोल रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में, कुछ नहीं बोल रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये यही तो कह रहा है हायर प्राइसेस डू नॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ओनली, फर्स्ट गलत सेकंड सही, ठीक। अब क्यूब वाला क्वेश्चन आई टोल्ड यू ये एक अलग टॉपिक है, इसको आई विल टीच यू इन अ सेपरेट, बस यही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं अभी के लिए। और ये वाला डिस्कस कर लिया था लास्ट में, 6th वाला, ये इसका आंसर आई टोल्ड यू, इसको कैसे किया था 5 - 4 - 3 + 2 × 1 करके 2 बार एटलीस्ट बता दिया था सब, लास्ट वीडियो देख लेना। 6th कर लिया था हमने, 7th भी कर लिया था, 8th भी, 9th भी, अब 10th करना है हमको, 10th कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन, ऑन 1 जनवरी 2023 अ पर्सन सेव्ड 1 रुपये, ठीक, 1 जनवरी को यहाँ हम डेट लिख रहे हैं, 1 जनवरी को यहाँ रुपीज़ लिख रहे हैं, ही सेव्ड 1 रुपीज़। ऑन 2 जनवरी ही सेव्ड 2 more than that on the previous day, पहले दिन उस 2 जनवरी को उसने पहले जितने करे थे उससे 2 ज़्यादा करे, पहले 1 करा था, 1 + 2 करो तो कितना 3 रुपये करा। फिर देखो ऑन 3rd ही सेव 2 more than that on the previous day, 3rd जनवरी को फिर जो पहले किया था उससे 2 रुपये ज़्यादा, पहले 3 किया था, 3 में 2 और ऐड करो, 5 रुपये सेव करे, and so on, at the end of which date was his total savings a perfect square as well as perfect cube। अब अगर आप पेड बैच में हो या चलो नहीं भी हो, बट नंबर सिस्टम से अगर आपको बेसिक कॉमन सेंस भी है, तो ये कह रहा है कौन सी ऐसी डेट आएगी, जैसे 1 जनवरी को उसने 1 रुपये सेव किया, 2 जनवरी को उसने 3 रुपये सेव किए, फिर 3rd जनवरी को उसने 2 और ज़्यादा 5 सेव किए, तो हर दिन वो 2-2 रुपये ज़्यादा करके सेव कर रहा है, तो कौन सी ऐसी डेट होगी जब उसकी जो टोटल सेविंग होगी, मतलब समझे जो टोटल सेविंग हो जाएगी, वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, और क्या होगी कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी होगी, ये कह रहा है। तो मतलब इन टोटल सेविंग का समेशन 1 जोड़ो +3, अभी 3 दिन में कितनी सेविंग हो गई, जैसे 1 + 3 + 5 तो 9 रुपये हो गई, तो वो ऐसा नंबर कौन सा होगा सेविंग, उस कौन सा दिन होगा वो जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो परफेक्ट क्यूब भी हो। जैसे अभी देखो इन 3 दिन का अगर समेशन करोगे तो 5 3 8 1 9, 1 + 3 + 5 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, बट परफेक्ट क्यूब नहीं है, 9 किसी का क्यूब नहीं होता है। तो अब अगर आपको मैथ से कॉमन सेंस इतना है तो आप तुरंत कर लोगे,
हमें सेविंग्स कितना होना चाहिए, सेविंग्स का समेशन 1 + 3 + 5 ये सब मिलके ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है। सबसे छोटे से सोचो तो आपके दिमाग में यही आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। हिज टोटल सेविंग्स अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब। 4 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर 9 था और 3 का क्यूब 27 है, तो 9 27 दोनों ऐसे नंबर नहीं है कि किसी का स्क्वायर किसी क्यूब। 4 का स्क्वायर 16, अब 4 का क्यूब 64। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्क्वायर तो है बट ये क्यूब नहीं है। अब 4 का क्यूब देखो 64 है। अब आपको कॉमन सेंस अगर इतना हो तो 64 स्ट्राइक कर जाना चाहिए, ये 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। तो देखो हमें दोनों मिल गए, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है 64, किसका स्क्वायर है 8 स्क्वायर, और परफेक्ट क्यूब भी है 4 का क्यूब। तो उसकी सेविंग्स टोटल समेशन कितना हो जाए 1 + 3 + 5 ऐसे करते करते कितना हो जाए टोटल ऐड करने के बाद 64 आ जाए। अब 64 लाना है, अब हर दिन वो 2 रुपये ज़्यादा सेव करेगा। यार ये एक एपी बन रही है। अब एपी आई विल टीच यू, चलो थोड़ा सा बता देते हैं, एपी का आपको पता नहीं होगा आपको। चलो लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी ऐड वन स्लाइड हियर। एपी बता देते हैं बेसिकली क्या होती है। अगर कोई सीरीज ऐसे लिखी है 1 3 सो अप टू सो ऑन ऐसे करके लिखी है, ठीक, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। इसको क्या बोलोगे फर्स्ट टर्म। पहली बात तो ये एपी क्यों है, एपी में जो हर हर टर्म के बीच का डिफरेंस 1 से 3 डिफरेंस कितने का है 2 का, 3 से 5 2 का, 5 से 7 2 का, 2 का, 2 का, इसको ये जो डिफरेंस है इसको आप बोलते हो, इस 2 को बोलोगे आप सी डी या डी बोल दो, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और एपी का जो लास्ट टर्म होगा उसको बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को टी एन मान लो, इसको नोट कर लेना आप। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और एन हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स मान लो। तो लास्ट टर्म का निकालने का फॉर्मूला होता है n-1d। क्या फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का, a + n-1d, ठीक। अब देखो Tn इज इक्वल टू a + n-1d, ठीक। ये लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और याद कर लो, अगर कोई एपी है, जैसे ये एपी है, जस्ट अ सेकेंड यार, क्या एपी बताई थी, अगर 1 + 3 + 5 + 7 ऐसी कोई एपी लिखी है, ठीक, तो इसमें सम ऑफ एपी निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। लास्ट टर्म तो आपको पता है कैसे निकालोगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता है, एन नंबर ऑफ टर्म है, सम ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक। 2a + n-1 इंटू डी,
ये सम ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, और लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये समझ गए आप। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आई एम एडिंग वन मोर पेज ऑल्सो। अब हमारा ये जो क्वेश्चन था, फर्स्ट डेट दी थी 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 ऐसे करके थी। पहले दिन वो सेव करता है कितने रुपए, 1 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। अगले दिन कितने करेगा, 2 और 7 रुपये, फिर 9 रुपये। अब हमें क्या देखना है, ये समेशन को क्या करना है, ये 64 कब आ जाएगा। तो 64 हमें देखना कब आ जाएगा। 5 3 8 1 9, ये 9 9 7 9 6 15 1 16, 16 और 9 25, 25 प्लस 11 प्लस 13, 9 6 15 16 16 25 25 35 36 36 46 49, 49 हुआ यहाँ तक। अगले दिन कितना करेगा, 15 करेगा। 49 प्लस 15, ये कितना हो गया, 49 प्लस 15 64। 1 3 5 7 9 11 13 15, 49 प्लस 15, ये कितना हुआ, 64। ठीक, अब कितने दिन हो गए, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। 8 बार दिया तो हमें इस एपी का ये पता चल गया। आखिरी टर्म हमें पता है 64 उसकी सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ा 64 आ गया। तो कौन सी डेट को आ रहा है 64, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। 8 जनवरी को आ जाएगा। तो अब इस पे चलते हैं। यही तो पूछ रहा था, किस दिन पे, एट द एंड ऑफ विच डे वॉज इज टोटल सेविंग्स। तो ये आंसर आ जाएगा 8 जनवरी। 8 जनवरी। ठीक, समझ गए ना आप कैसे किया। पहले जनवरी को 1 कर रहा है, फिर 3 5 7 9 11 13 15, यहाँ तक जोड़ोगे सम 64 आ जाएगा। और हमें 64 ही क्यों चाहिए, क्योंकि जो उसकी सेविंग्स हो टोटल वो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब हो जाए तो वो 64 पे हो जाएंगी। इसलिए एपी भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वैसे कैसे निकालते हैं। कि अब इसी एपी का अगर सम पूछा होता 1 + 3 + जैसे 15 तक है, इसका सम अगर निकालना हो तो आपको प्रूफ कर देते हैं 64 कैसे आएगा। देखो, अगर ये एपी है, ये कितने तक जा रही थी हमारी वाली, 15 तक जा रही थी, इसका सम 64 ही कैसे आएगा। एसएन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो पहले कितने, 1 3 5 7 9 11 13 15, 8 टर्म है। तो 8/2 इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू n-1, 8 - 1 7 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो ये आ जाएगा 4, 2 + 14 14 + 2 16 इंटू 16, 4 इंटू 16, ये क्या आ गया, ओके 64 हो गया। ठीक, तो ऐसे निकाल लिया। लास्ट टर्म भी निकालना हो तो निकाल सकते थे, 15 कैसे आया अगर कोई एपी हो। एपी आए मतलब बता दिया आपको कैसे सॉल्व करनी होती। ठीक, वैसे पेड बैच में नंबर सिस्टम वाले जो कंटेंट एनरिचमेंट लेक्चर्स हैं उसमें आई हैव टोल्ड यू एपी के बारे में पढ़ाया है। एपी और जीपी दोनों बताइए, ठीक, जो पेड बैच के हैं, तो आप वहाँ से देखना टेलीग्राम ग्रुप पर जो लेक्चर। तो 10th क्वेश्चन भी हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
11th 12th पैसेज से रिलेटेड है, 13th 14th पैसेज से हैं, 2 पैसेज हैं, ठीक है यार। एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अभी जैसे वीडियो शायद 35-40 मिनट्स की हो गई है, आई कैन नॉट अपलोड अ लॉन्ग वीडियो क्योंकि कुछ इश्यूज आता है, मेमोरी इशू, इसीलिए आई हैव टू मेक द वीडियो शॉर्ट, हाफ एन आवर तक की रखते हैं क्योंकि फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम आ जाएगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई एम कीपिंग इट नाउ टिल हेयर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और ले लेंगे यार। स्लोली आई कैन ओनली मेक बिकॉज कुछ मेमोरी इशू है स्पेस का, आई डोंट नो, बट लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, स्टोरेज प्रॉब्लम भी शायद आता है, इसलिए यार प्लीज़ आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट इशू, बट 35-40 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, सो इट विल टेक इशूज़ इन अपलोडिंग। अगर अपलोड नहीं हो पाई देन इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, इसलिए आई एम कीपिंग इट हेयर ओनली प्लीज़। एंड एवरीवन यार आप प्लीज़ कमेंट कर दो कि आई शुड डू कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, इस तरह की नहीं जो पैसेज से लाइन लिंक करके आपको बता रहे हैं, या पैसेज आप खुद से कर लोगे तो आई शुडेंट डिस्कस। आप प्लीज़ कमेंट करना, जो भी फीडबैक हो प्लीज़ गिव। थैंक यू।